सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सिस्टम ट्रेडिंग। सिस्टम ट्रेडिंग कह लो या मैकेनिकल ट्रेडिंग कह लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब है कि आपकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड, रिस्क मैनेजमेंट, ये जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड डिसीजन है, सारे डिसीजन रूल्स पे बेस्ड होते हैं। उसको हम सिस्टम ट्रेडिंग कहते हैं या मैकेनिकल ट्रेडिंग। अब ये जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब अगर हम ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट की बात करें तो उसमें जितने लोग भी ट्रेड करते हैं तो आप सोच सकते हो कि सबका अलग अलग मेथड होता है ट्रायंगल पैटर्न बनाने का। कोई छोटे टाइम फ्रेम में बना रहा है, कोई थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है। सबकी एंट्री और स्टॉप लॉस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो एक डिस्क्रिशनरी काइंड ऑफ ट्रेडिंग है। वहाँ पे एक रूल तो है बट वो स्पेसिफिक नहीं है। और अगर मैं बोलूँ कि आपको 5 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो ये इतना स्पेसिफिक रूल है कि उसमें कोई भी ट्रेड करे एग्जैक्टली सेम एंट्री होने वाली है। तो जहाँ पे हम स्पेसिफिक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उसको हम सिस्टम ट्रेडिंग कहते हैं। और इस टाइप के जब रूल्स रहते हैं उन्हीं को हम कोड कर सकते हैं, मतलब जिसको कंप्यूटर ट्रेड कर सके, ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर रूल स्पेसिफिक नहीं है तो उसको आप कोड भी नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फिर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होती है। तो जब हम सिस्टम ट्रेडिंग करते हैं तो पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रूल्स होने चाहिए पहली बात तो। और वो स्ट्रैटेजी बनती कैसे? बैक टेस्ट करने से। तो जो बैक टेस्टिंग वाला पार्ट है और जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, तो सिस्टम ट्रेडिंग में हम दोनों चीज़ों को मैनुअली कर सकते हैं। और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या हो गया कि ये जो दोनों पार्ट है, बैक टेस्टिंग और एग्जीक्यूशन, दोनों ही ऑटोमेटेड हो तो उसको हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फिर क्वांट ट्रेडिंग क्या होता है। तो जैसे हम सिस्टम या नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो किस टाइप की थी, 5 मिनट ब्रेकआउट, 15 मिनट ब्रेकआउट, या फिर अगर हम डिस्क्रिशनरी कर रहे हैं तो ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड हैं। बट अगर कोई ऐसे सोचे कि यार टेक्निकल एनालिसिस तो ठीक है बट मैं प्योर मैथमेटिक्स का भी यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्मेट में हो सकता है कि उस नंबर्स के थ्रू ही आप कुछ निकाल लो, तो फिर उस टाइप की ट्रेडिंग को क्वांट ट्रेडिंग कहते हैं। और प्योर मैथमेटिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका एक्चुअल मतलब है कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी में उस सब का यूज़ है तो फिर आप अपने आप को क्वांट ट्रेडर कह सकते हो। तो ये 4 टाइप की ट्रेडिंग हो गई। अब एक बार समझते हैं कि आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। कई बार मैं रील्स में लिख के डालता हूँ क्वांट ट्रेडिंग, तो कई लोग पूछ रहे होते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे करें या सिस्टम्स बनाएं कैसे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसका एक आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, पाथ क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना है, क्या करना है। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन का, क्योंकि आगे जाके हमको बैक टेस्ट करना है, उसके लिए हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए। अब हिस्टोरिकल डेटा में कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पहला सोर्स है एनएससी इंडिया की वेबसाइट। वहाँ पे जो डेटा मिलेगा उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और डेली टाइम फ्रेम का डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम का डेटा एनएससी से लेना है तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा, मतलब 10 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाएगा। और अगर आपको ढेर सारे साल का चाहिए तो फिर और महंगा पड़ेगा। सेकेंड सोर्स है ट्रेडिंग कम्युनिटी के थ्रू ही। कुछ ट्रेडर्स हैं जो लगातार ड्रॉपबॉक्स पे, गूगल ड्राइव पे वहाँ पे डेटा अपलोड करते रहते हैं, उनके थ्रू भी आप ले सकते हो। वहाँ पे आपको कई साल का डेटा मिल तो जाएगा बट वो जो डेटा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने खुद पर्सनली चेक किया था, काफ़ी सारे मिसिंग वैल्यूज़ हैं। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग तो वैसे भी आपको कोई पेड सोर्स नहीं चाहिए। फ्री सोर्सेज में ही जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसके अराउंड ही पहले आप अपना फ्रेमवर्क डेवलप करोगे, बाद में भले आप पेड वाला जो डेटा है वो ले लो। थर्ड सोर्स है फाइनेंशियल डेटा वेंडर्स के थ्रू लेना, जैसे कि ट्रू डेटा और ग्लोबल डेटा फीड्स। इनके थ्रू आपको अच्छे क्वालिटी का डेटा मिल जाएगा और जो प्राइस रहेगी वो भी ठीक ठाक प्राइस है, 20,000 के अंडर आपको 1 साल का डेटा मिल जाएगा और क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसलिए शायद वो प्राइस देना वर्थ है। अगर आप ढेर सारे साल का ले रहे हो डेटा तो हो सकता है अगर आप नेगोशिएट करोगे तो कम में भी आपको मिल जाएगा। फोर्थ सोर्स है कि आप ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग या और भी कुछ ब्रोकर्स हैं जो एपीआई लाइन प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू आप डेटा ले सकते हो। तो कुछ लोग फ्री में देते हैं और बस मतलब ये चाहते हैं कि आप उनके साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, और कुछ लोग 2-4 हज़ार रुपये लेते हैं। तो ये 4 सोर्सेज है जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो।
अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो तो फिर वैसे भी आपको किसी भी पेड सोर्स के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एनएससी इंडिया की वेबसाइट से ही यूज़ करो, क्योंकि उनका डेटा सबसे बेस्ट मिलेगा आपको वहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तभी आपको शायद डेटा ख़रीदना पड़ जाए। नाउ डेटा कलेक्ट करने के बाद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंट्राडे का करने वाले हो, आप छोटे टाइम फ्रेम का डेटा लोगे। हो सकता है कि फ्री सोर्सेस के थ्रू लो या फिर किसी एपीआई लाइन के थ्रू लो। तो कई बार उसमें जो डेटा होता है वो साफ़ नहीं होता। साफ़ नहीं होना मतलब कहीं कहीं पे कुछ डेटा मिसिंग रहेगा, कहीं पे डेटा कुछ गलत रहेगा। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम नेगेटिव में लिखा हुआ है कहीं पे, या फिर हाई की वैल्यू जैसे 100, 101, 102 चल रही है, बीच में अचानक से 10,000 आ गई। तो आप सोच सकते हो कि वो एक्चुअल में नहीं हुआ होगा, कुछ गलत डेटा वहाँ पे प्रिंट हो गया है। या फिर हो सकता है कि डेटा ही गायब हो 2-4 दिन का, या फिर बीच के किसी पीरियड का। तो ये कुछ कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। अब क्लीन करने के लिए या तो आप मैनुअली कर सकते हो। अगर आपने CSV में डेटा डाउनलोड किया है तो मैनुअली स्क्रॉल कर करके देखते जाओ कैसा डेटा है। बट ऑब्वियसली अगर आप ढेर सारे साल का डेटा डाउनलोड करोगे तो मैनुअली क्लीन करना मुश्किल होगा। सेकेंड तरीका है कि आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो, VBA का, उसके थ्रू डेटा क्लीन कर सकते हो। थर्ड है कि आप किसी कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पाइथन, R, C++, ये सब। अब अगर आप डेटा वेंडर्स के थ्रू लेते हो तो ज़्यादातर लोग डेटा क्लीन करके ही देते हैं। बस ये पॉसिबिलिटी है कि वो डेटा क्लीन करते समय भी कुछ और गलती कर दें, कि ज़बरदस्ती वॉल्यूम कुछ और ही डाल दें। मतलब उसमें आपको मिसिंग वैल्यूज़ नहीं दिखेंगी, बट वो इतनी गलत रहेंगी रियलिटी से कि फिर वो वापस आपको एक गलत ट्रेड दे देंगी। बट अगर आप डेटा वेंडर्स के थ्रू या NSE इंडिया की वेबसाइट के थ्रू लेते हो तो मोस्टली वो क्लीन करके ही देते हैं। अगर आप फ्री सोर्सेस के थ्रू जाओगे या फिर APIs के थ्रू जाओगे तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कुछ कि थोड़ा डेटा ख़राब हो सकता है। अब डेटा ख़राब होने में जो मैंने 2 बातें बोली थी, पहला था मिसिंग वैल्यू, दूसरा था आउटलायर्स वाला। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं वो समझेंगे। समझाने से पहले मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो काम के हैं, वही मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं सिर्फ इसलिए कि अगर कोई और इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे और डीप में जानना है तो बाकी चीज़ को आप गूगल करके देख लेना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप गूगल करना जानते हो। तो मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करना है, अगर आपको उसको ठीक करना है तो पहला ऑप्शन है कि आप ड्रॉप कर दो, डिलीट ही कर दो। अगर 2-4 रोज़ में कुछ मिसिंग 2-4 रोज़ में कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है तो उस रो को आप डिलीट कर सकते हो। बट लेट्स से कि 4-5 रोज़ की लाइन से वैल्यूज़ मिसिंग है और आपको लग रहा है कि अगर इसको हमने डिलीट कर दिया तो जो इंडिकेटर की वैल्यू बाद में कैलकुलेट होगी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फिर आप मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में से किसी एक मेथड का यूज़ कर सकते हो। मतलब वहाँ पे बीच में एवरेज की वैल्यू डाल दो, या फिर मोड की, या फिर मीडियन की। जो हमारा टाइम सीरीज़ वाला डेटा है, मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, उसमें हम 90% केसेस में मीन का ही यूज़ करते हैं। मीडियन और मोड आपको नहीं लगेगा। मीन, मीडियन, मोड अगर आपको नहीं पता तो वो भी आप गूगल करके देख लेना, बेसिक मैथमेटिक्स का ही है। मीन मतलब एवरेज निकालना हो गया बेसिकली। मीडियन मतलब 2 वैल्यूज़ की बीच की वैल्यू। मोड मतलब जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उसको रख देना। तो मीडियन मोड भी यूज़ नहीं होता है, हम एवरेज का ही यूज़ करते हैं। अगर कहीं वैल्यूज़ मिसिंग है लाइन से तो जो 2 एंड हैं उनका एवरेज निकाल के आप बीच में प्रिंट कर दो, उससे आप उस वैल्यू को वापस भर दोगे और सोच सकते हो कि एवरेजली कुछ वही वैल्यूज़ रही होंगी। अब 5th और 6th पॉइंट है प्रिडिक्शन मॉडल्स और KNN इम्प्यूटेशंस। ये रिटेल ट्रेडर्स के काम का नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी लोग इसको कभी यूज़ करने वाले हो। जो लोग बहुत बड़ा अमाउंट हैंडल कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही पॉइंट पे हो, उन लोग ये सब यूज़ करते हैं। तो मशीन लर्निंग वाले साइड की चीज़ है ये। अब आउटलायर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया था कि वॉल्यूम -400 है, तो वो तो ऐसी वैल्यू हो गई जो कभी हो ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर लेट्स से आप वॉल्यूम देख रहे हो कि 1 मिलियन, 1.5, 2 मिलियन ऐसे कुछ चल रही है, बीच में अचानक से 5 ट्रिलियन आ गई, तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि किसी ने गलत वैल्यू प्रिंट कर दी होगी। तो इस टाइप के आउटलायर्स को कैसे ट्रीट करते हैं?
पहला तरीका सिंपल कि आप उस वैल्यू को ही डिलीट कर दो। नेक्स्ट तरीका है कि आप एक कैप लगा दो कि जितनी भी वॉल्यूम्स हैं अगर उसमें ज़ीरो या ज़ीरो से कम की वॉल्यूम कहीं पे भी है तो उसको ज़ीरो पे कैप कर दोगे नीचे से, और अगर ऊपर के साइड है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल वॉल्यूम कितनी रहती है। और लेट्स से कि 1 मिलियन 2 मिलियन दिख रही है तो आप जैसे 1 ट्रिलियन पे कैप लगा दो कि अगर इससे ज़्यादा कहीं भी कोई वैल्यू है तो उसको नीचे करके उस वैल्यू पे लिमिट कर दे। बट कैप करना उतना अच्छा तरीका नहीं है ऊपर वाले साइड के लिए, क्योंकि कई बार एक्चुअली में ऐसा होता है कि उस दिन कोई ऐसा इवेंट आ गया कि अचानक से बहुत बड़ी वॉल्यूम आ गई। तो इसलिए थर्ड मेथड ज़्यादा बेटर है कि आप सेपरेटली ट्रीट करो, कि जाके देख लो एक्चुअल चार्ट में कि उस दिन कुछ ऐसा इवेंट हुआ तो नहीं है। अगर वॉल्यूम नेगेटिव में तो ऑब्वियसली वो तो कुछ भी इवेंट हो जाए वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं जा सकती है, उसके लिए आप कैप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं डेटा को ट्रीट करने के लिए, जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जो आउटलायर्स हैं। और ये नेक्स्ट मेथड होता है, मतलब नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा क्लीन करने का। पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसको क्लीन कर लिया, तो ये 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप है आइडिया जनरेशन का। मतलब डेटा हमारे पास आ गया है, बट अब इस डेटा पे कुछ टेस्ट करना है तो पहले तो हमारे पास कुछ आइडिया होना चाहिए। अब वो आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? जो भी आपकी स्ट्रैटेजी के हैं, या तो आप मैनुअली स्कैन करोगे चार्ट, या फिर यूट्यूब, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, बुक्स में जो जो हम पढ़ते हैं उसके थ्रू कुछ आइडियाज़ आएंगे, या फिर आप किसी का कोर्स लेते हो वहाँ से आइडियाज़ आते हैं। तो ये 3 मेन सोर्सेज हैं जहाँ से जनरली हमको आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे कभी देखते हो कि कोई डालता है कि ये स्ट्रैटेजी की वीडियो है, तो उसको आप स्ट्रैटेजी की तरह मत लो। इवन अगर मैं कभी कोई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो अपलोड करूं तो उसको स्ट्रैटेजी की तरह आपको नहीं मानना है। आपके लिए वो सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए जिसको आप टेस्ट करके बाद में देखोगे। ठीक है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है ऐसे। तो ये 3 सोर्सेज हैं आइडिया जनरेशन के। अब फोर्थ और फिफ्थ जो है, अगेन ये ज़्यादातर लोगों के काम का नहीं है, बस मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। फोर्थ है रिसर्च पेपर पढ़ना। ये तब पढ़ते हैं लोग जनरली जब वो इन सब से बोर हो चुके होते हैं। मतलब मेरा खुद का वो टाइम आ गया है कि अब मैं किसी और को जब देखता हूँ कि यूट्यूब पे कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो अपलोड करता है तो मुझे उसमें कुछ भी नया नहीं दिखता। मतलब जितनी वीडियोज़ हैं, जितने भी लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ले लो, कोई भी, मुझे पर्सनली लगता है कि कोई भी कुछ नया अब नहीं बता रहा है। सेम चीज़ को घुमा फिरा के ऑलमोस्ट हम बार बार वही बात कर रहे होते हैं। या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन बात कर रहे हैं, या तो मीन रिवर्जन बात कर रहे हैं। सेम टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। तो जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो तब आपको ऐसा फील होगा कि यार आप किसी का भी कोर्स ले लो, कोई भी चैनल की वीडियो देख लो, हमेशा में सेम चीज़ देखने को मिल रही है। तब शायद आपको फील हो कि अब आप नए आइडियाज़ ला नहीं पा रहे हो, तब आप रिसर्च पेपर पढ़ना प्रेफर कर सकते हो। बट अगेन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बाद में बस एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर्स के थ्रू वो बहुत ही बेकार रहा है। पहली चीज़, रिसर्च पेपर इतने टफ लैंग्वेज में लिखे जाते हैं कि उनको समझना मुश्किल है। सेकेंडली 70 to 80% आज तक पेपर्स जो मैंने पढ़े हैं उसमें जो इतने बड़े बड़े कॉलेज के जो स्टूडेंट्स ने रिसर्च पेपर लिखे हैं, जो मेथड वो लिखते हैं वहाँ पे, पहली चीज़ उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, इतना सारा मैथमेटिक्स डाल के। उसके बाद वहाँ पे आपको दिखेगा कि उन्होंने खुद वो अप्लाई किया, फिर उन्होंने वहाँ शो किया कि उसका रिटर्न S&P 500 में 20% करा है, और फिर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे इसमें उन्होंने टैक्स और स्लिपेज इंक्लूड नहीं किया है। तो वो पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि फिर पॉइंट क्या है। फिर तो 20-30% देने वाली बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे उसमें आप टैक्स स्लिपेज ऐड करते हो तो वो नेगेटिव में चले जाती हैं। इवन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जिस स्ट्रैटेजी पे हम लोग एल्गोरिथमिकली ट्रेड करते हैं उसमें अगर 5 साल का रिटर्न लेट्स से 1000% है, तो जैसे ही उसमें टैक्स और स्लिपेज ऐड कर देते हैं तो वो 1000 से गिर के सीधा 350-400 के आसपास रह जाता है। तो आप सोच सकते हो कि आधे से भी कम हो जाता है अगर हम टैक्स और स्लिपेज ऐड कर दें। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, अगर आप उसी को मिस करके रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो वो मुझे पॉइंटलेस लगता है। तो उसके मतलब रिसर्च पेपर के थ्रू भी मुझे कभी कुछ बहुत काम का मिला नहीं है। बस ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा ही मैथमेटिक्स लोग यूज़ कर देते हैं उसमें। फिफ्थ है कि आप मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हो। आई नो मशीन लर्निंग बज़वर्ड बन गया है, बट कुछ हद तक वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, कुछ आपको इंसाइट्स मिल सकती है। स्ट्रैटेजी आप मशीन लर्निंग के थ्रू बना नहीं सकते हो, बट लेट्स से आपके पास 2 टाइप का डेटा है, उसके बीच में आप जैसे कोरिलेशन निकाल सकते हो कि इसमें कुछ सेम सा कुछ दिख रहा है क्या।
मतलब एक बहुत ही लेमैन टाइप का एग्जांपल दूं तो लेट्स से आपके पास 5 लोगों के हाइट का डेटा है और 5 लोगों के वेट का डेटा है। लेट्स से वेट में है 10 kg, 20 kg, 30, 40, 50, और हाइट में है जो भी 1, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट इस टाइप का। तो आप एक पैटर्न देख सकते हो कि जैसे जैसे वेट बढ़ते जाता है हाइट भी बढ़ते जाती है। हो सकता है कि बीच में कुछ आउटलायर्स टाइप के हों, बट जनरली ऐसा होता है कि किसी का वेट अगर 10 kg, 20 kg है तो वो किसी बच्चे का ही वेट होगा। कोई अगर 40, 50 या 60, 70 है तो थोड़े टीनेजर या अडल्ट का होगा। तो इस टाइप की ही टेक्निक्स आप सोच सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल, जिसका आप यूज़ करके कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हो। तो ये 2 तरीके लास्ट के हो सकते हैं आइडिया जनरेट करने के, बट 99% केस में आप यही 3 यूज़ करने वाले हो, जिसमें मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप यूट्यूब कोर्सेज इन दोनों के थ्रू जो भी आप आइडियाज़ लेते हो वो ले लो। बाकी आपको डिपेंड होना चाहिए अपनी मैनुअल स्कैनिंग पे। जितना आप स्कैन करना सीखोगे चार्ट को खुद से, उतने अच्छे आइडियाज़ आपको आएंगे। नाउ फोर्थ स्टेप इज़ कन्वर्ट आइडिया इनटू रूल्स। जो भी आपके आइडियाज़ थे जहाँ से भी आपने लिया था, अब आपको उसको स्पेसिफिक रूल्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिन मैनेजमेंट, इन सब के लिए स्पेसिफिक रूल्स होना चाहिए। जब ये रूल्स डिफाइन हो जाएंगे तब जाके आप बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर पाओगे। फिफ्थ स्टेप है बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो एक तरीका होता है कि हम मैनुअली बैक टेस्ट कर लें कि चार्ट बाय चार्ट जाएं। मतलब लेट्स से कि आप इक्विटी की कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आपने निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले लिए, एक एक स्टॉक को जैसे 1 साल 2 साल पीछे जाओ, फिर जो भी आपके रूल्स हैं उस हिसाब से डेट बाय डेट देखते जाओ कि एंट्री एग्जिट अगर ऐसे करते तो आपका क्या पीएनएल रहता। तो वो एक मैनुअल टेस्टिंग का तरीका हो गया, वहाँ कोई फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड मेथड है कि आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करो या किसी वेबसाइट का यूज़ करो, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, एमी ब्रोकर, MT5 या MT4, ज़ेरोधा का जो स्ट्रीक है, उसके थ्रू भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। अब इनके थ्रू प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से ये डिज़ाइंड है सिर्फ उस टाइप के लॉजिक्स को ही आप बैक टेस्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि जो आइडिया आ जाए वो आप बैक टेस्ट कर लो, बट जनरली जो मैं लोगों से सुनता हूँ वो जिस टाइप के आइडियाज़ बोल रहे होते हैं कि उनको वो टेस्ट करना है, वो सब इनमें हो जाते हैं। अगर कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है तो हो सकता है आपको खुद से डेवलप करना पड़े फ्रेमवर्क। थर्ड है कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स का यूज़ करना। अब ये जो पॉइंट है ये उनके लिए ही है जो कोडिंग करने वाले हैं। तो अगर आप पाइथन, आर या इस टाइप का कुछ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो फिर कुछ ये मैंने पाइथन के ही लिखे हैं, आप चाहो तो अलग से बाकी लैंग्वेज का गूगल करके देख सकते हो। तो पाइथन के जैसे ये कुछ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हैं, पाई, एल्गो ट्रेड, बीटी बैक टेस्टिंग, बैक ट्रेडर और जिपलाइन, इस टाइप के और भी हैं, बहुत सारे हैं। ये कुछ 4 हैं जिनका यूज़ मैंने भी बहुत पहले किया है, तो इसके थ्रू भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अगेन ये इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि उनमें जिस टाइप के लॉजिक्स लिखे हैं उनका ही आप यूज़ कर सकते हो। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि आप एक मूविंग एवरेज की वैल्यू बताओ, दूसरे एवरेज की वैल्यू बताओ, फिर ये अपने आप उन क्रॉसओवर्स पे बैक टेस्ट करके दे देगा। तो बट आप सोच सकते हो कि एक्चुअल स्ट्रैटेजीज़ जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो इस टाइप की नहीं होती कि क्रॉसओवर्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो ये हम सीखते हैं स्टार्टिंग में, बट इस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं करती। तो अगर आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ढंग से करना है तो मुझे लगता है कि आपको खुद से फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए या तो मैनुअली बैक टेस्ट करना चाहिए। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन बताऊं तो स्टार्टिंग का 1 साल या 2 साल आपको मैनुअल बैक टेस्टिंग ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोडिंग पे जाओगे तो हो सकता है कि आपके पास कुछ भी फाइनेंशियल नॉलेज ना रहे। तो चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप 1 साल ढेर सारे चार्ट्स देख लेते हो तब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां पे आप कोड करके सीधा कोडिंग के थ्रू ही स्ट्रैटेजीज टेस्ट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से कोडर्स देखे हैं जो जैसे कोडिंग में तो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनको पाइथन, C++ सब कुछ बहुत अच्छा आता है, बट उनका फाइनेंशियल नॉलेज ज़ीरो है, इसलिए वो कुछ बैक टेस्ट या इसलिए वो कोई स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर पाते। तो आप ये ध्यान रखना, स्टार्ट करो मैनुअल बैक टेस्टिंग से। मैंने भी यही किया था, 1-2 साल मैनुअल बैक टेस्टिंग कर लो। जब पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पूरे चार्ट्स आपने ढेर सारे चार्ट्स देख लिए हैं, तब फिर आप फ्रेमवर्क डेवलप करना स्टार्ट करो। तो जब आप खुद से कर रहे होगे तो आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो या फिर सीधा स्क्रैच से कोड कर सकते हो। मैं पर्सनली स्क्रैच से कोड किया था। रीज़न ये है कि ये जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, इनमें जिस टाइप के लॉजिक्स हैं
उसके मतलब मैं उस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट नहीं कर रहा था, मुझे कुछ और आइडियाज़ टेस्ट करने थे जिसके लिए मुझे खुद से डेवलप करना पड़ गया। बट आप पहले इनको चेकआउट करना, पहले देखना कि जो लॉजिक आप सोच रहे हो वो अगर यहाँ मिल रहा है तो सीधा आप यहीं पे बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप को मतलब स्क्रैच से कोड करोगे फ्रेमवर्क, तो हो सकता है कि आपको ये पूरा करते करते एक डेढ़ साल लग जाए, तब जाके आपका जो पूरा कोड है वो ठीक ठाक बन पाएगा कि आप कुछ बैक टेस्ट कर पाओ और पूरी जितनी भी मैं आपको आगे बताऊंगा स्ट्रेस टेस्टिंग के वो सारे कैलकुलेशंस कर पाओ। तो उस लेवल तक कोड करते करते एक डेढ़ साल लग जाता है। सो स्टार्ट करना आप अगर लेट्स से कि आप बहुत ही नए हो तो फिर आप ज़ेरोधा स्ट्रीक से स्टार्ट करना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि है क्या सिस्टम ट्रेडिंग। जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे समझ में आ गया है, तब आप ट्रेडिंग व्यू, एमी ब्रोकर इस साइड जाना। तो ये तरीके होते हैं अपना बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाने के। तो स्टार्ट होगा मैनुअल से, उसके बाद आप यहाँ कहीं जंप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ परफॉर्मेंस कैलकुलेशन एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो जब हम बैक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तब हमको 3 चीज़ें लगातार नोट करनी है। आप 3 कॉलम्स बना लेना। पहला होगा डेट का, फिर स्टॉक नेम का और फिर पीएनएल का। तो ये 3 चीज़ें आपको लगातार नोट करनी है हर दिन की। उसके बाद जब आप पीएनएल नोट कर रहे होगे तो साथ में आपको टैक्स, स्लिपेज और ब्रोकरेज इंक्लूड करके नोट करना है, ताकि जब आप टोटल प्रॉफिट निकालो तो फिर आपको इकट्ठा दिखे कि टैक्स स्लिपेज के बाद आपका क्या प्रॉफिट बचता है। बहुत सारे नए नए सिस्टमैटिक ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि उन लोग टैक्स स्लिपेज ऐड करते ही नहीं हैं, और ये कर लेते हैं कि पूरा पीएनएल कैलकुलेट कर लिए, फिर ऊपर से 20% हटा दिए ये सोच के कि इतना टैक्स लग जाएगा या लगता होगा। तो ऐसे अजम्पशन लेके कैलकुलेट नहीं करना है। जो एक्चुअल टैक्स लगता है, जो एक्चुअल ब्रोकरेज लगता है आपके ब्रोकर के थ्रू, वो ही कैलकुलेट करना है। उनसे जाके आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो कि कितना टैक्स, कितना ब्रोकरेज लग रहा है, वो ही आप इंक्लूड करना। और स्लिपेज ऐसा है कि जो चेंज हो सकता है, छोटे अमाउंट पे कम लगता है, बड़े अमाउंट पे थोड़ा और लगता है। 0.1% जनरली हम लेके चलते हैं। तो जब आप टैक्स, स्लिपेज, ब्रोकरेज एक्चुअली में ऐड करोगे हर ट्रेड पे, तो हो सकता है कि आपका 100% का जो रिटर्न है वो 50 भी ना रह जाए। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने ट्रेड्स हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। उस पर जो आपका पीएनएल है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये गलती मत करना कि बिना टैक्स के ऐड करके सोच रहे हो कि प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हमने बना ली। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को नोट कर लोगे, फिर उन वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको बाकी की कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, CAGR, ड्रॉडाउन, प्रॉफिट फैक्टर, शार्प रेशियो, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, एक्यूरेसी, तो ये सारे पॉइंट्स जब आप कैलकुलेट करोगे, इसके थ्रू आपको आपकी स्ट्रैटेजी के रोबस्टनेस का पता चलेगा, या फिर क्या एक्सपेक्ट करना है उससे, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ है उसमें, या कितना रिस्क है उसमें। ये सब कुछ आपको पता चलेगा जब आप ये सारे कैलकुलेशंस करोगे। इसके अलावा लिस्ट और लंबी है, बट यहाँ मैंने मेन लिख लिए हैं। तो इसको आप एक बार पॉज करके देख लेना क्या क्या पॉइंट्स है। अगर कोई भी पॉइंट आपको पता नहीं है तो फिर आप उसको एक बार गूगल करके देखना। तो ये हमारे स्ट्रेस टेस्टिंग का पार्ट होते हैं। तो पहले आपने डेट, स्टॉक नेम, पीएनएल नॉर्मली नोट कर लिया। उसके बेसिस पे सिर्फ प्रॉफिट लॉस या जो फाइनल प्रॉफिट है उतना कैलकुलेट करके नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, खासकर मैक्सिमम ड्रॉडाउन, एक्यूरेसी, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, ये आपको करना ही है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी में कितनी दम है। जब ये हो जाए उसके बाद आप एक मतलब बस एक विजुअली देखने के लिए इक्विटी कर्व प्लॉट आपको करना है और ड्रॉडाउन चार्ट प्लॉट करना है। इससे जब आप एक बार विजुअली देख लोगे कि किस टाइप से आपका अकाउंट ग्रो होता है, जनरली कैसे ग्रो होता हुआ आया है, और ड्रॉडाउन किस टाइप का दिखा है स्ट्रैटेजी में, उससे आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। इसी के थ्रू आप रिस्क मैनेजमेंट अपना डिज़ाइन करोगे। तो ये होता है परफॉर्मेंस कैलकुलेशन एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे ही आपका बैक टेस्ट कंप्लीट होगा, पूरी पिक्चर आपके सामने होगी कि अच्छा क्या एक्सपेक्टेड है, कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, तो हो सकता है आपको फील हो कि इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप नए रूल्स ऐड कर सकते हो या तो कुछ रूल्स हटा सकते हो। और सेकंड है कि जो आपके इंडिकेटर हैं उनकी सेटिंग चेंज कर करके दोबारा पीएनएल कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो जब हम मैनुअली करते हैं, तब जब हम मैनुअली बैक टेस्ट करते हैं तब ये ऑप्टिमाइजेशंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट्स से कि आप इंडिकेटर्स अलग अलग सेटिंग्स पे चेक करना चाह रहे हो, और अगर आपने अब तक मैनुअली बैक टेस्ट किया था पिछले 5 साल का डेटा,
तो आपको दोबारा घंटों बैठ के ये सब करना पड़ेगा। बट लेट्स से कि आप एमी ब्रोकर पे कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे हो, या एक्सेल पे कर रहे हो, या पाइथन यूज़ कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को करना, ये सारे ऑप्टिमाइजेशंस करना विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो। एक बार आपने एक्चुअल कोड लिख लिया, उसके बाद सिर्फ आपको एक वैल्यू चेंज करनी है, फिर दोबारा अपना एल्गोरिदम रन करना है, तो विद इन सेकेंड सब कुछ हो जाता है। तो ये फ़ायदा है ऑटोमेशन यूज़ करने का, मतलब कोडिंग का या फिर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने का। और इसके बाद अगला स्टेप है लाइव टेस्ट करने का, क्योंकि जो भी हम बैक टेस्ट करते हैं देखा जाता है वो सब कुछ एक्चुअली में ऑन पेपर ही है, हमें अभी भी एक्चुअल रियलिटी नहीं पता। तो अगला काम होता है लाइव टेस्ट करने का, वो भी एक छोटे कैपिटल से। कई बार मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि हम कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट में वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसे ही लाइव टेस्ट करते हैं तब ढेर सारी गलतियां दिखने लगती हैं। या तो हमने स्लिपेज गलत माना है, या फिर कई बार जिस तरीके से हमने बैक टेस्ट किया है, जैसे रूल्स टेस्ट किए हैं, हो सकता है कि उसमें मैंने कुछ कोड ही गलत लिखा हो, और जब लाइव टेस्ट कर रहा हूँ तब जाके वो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये मैंने गलती की थी। तो लाइव टेस्टिंग के थ्रू आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और उसमें आपको करना क्या रहेगा, लेट्स से आपने प्लान किया कि मैंने बैक टेस्ट तो कर लिया है, अब इस स्ट्रैटेजी को 3 लाख 4 लाख कैपिटल से 1 महीने लाइव टेस्ट करके देखता हूँ। अब लाइव टेस्ट में वो क्या करना है कि जो भी आप रोज़ ट्रेड कर रहे हो, जब 1 महीना बीत जाए तो दोबारा से उस महीने को आप बैक टेस्ट करना और मैच करके देखना कि प्रॉफिट लॉस मैच हो रहे हैं कि नहीं, जो ड्रॉडाउन जा रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस को दोबारा चेक करना है कि जैसा बैक टेस्ट के थ्रू एक्सपेक्टेड है, सेम एक्सपेक्टेड जो है वो हमें लाइव टेस्टिंग में दिख रहा है कि नहीं। तो उसके थ्रू काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप स्टार्ट करोगे सिस्टम ट्रेडिंग, तो लाइव टेस्टिंग के थ्रू आपको अपनी ढेर सारी गलतियाँ दिखेगी। आपके कोड में गलती दिखेगी, आपकी स्ट्रैटेजी में आपको गलती दिखेंगी, स्लिपेज जो आप मान रहे हो उसमें कुछ आपको दिखेगा। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें यहीं पे रुक जानी चाहिए। अगर आप सीधा बड़ा कैपिटल डाल दोगे तो जो आपको डेंट पड़ेगा, लेट्स से आपने कुछ गलत स्ट्रैटेजी कोड कर दी है और आप गलत स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, तो 1 महीने में हो सकता है आपका अच्छा खासा लॉस हो जाए। इसलिए अच्छा है कि बड़े अमाउंट में जाने से पहले छोटे कैपिटल से लाइव टेस्ट कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ मेन कैपिटल डिप्लॉयमेंट। तो एक बार जब आपकी लाइव टेस्टिंग पूरी हो जाए, सब कुछ मैच कर रहा हो, तो फिर आप अपना मेन कैपिटल डालना स्टार्ट कर सकते हो। बट इसमें ये गलती मत करना कि आपने लाइव टेस्टिंग 1 लाख से की है और आपका एक्चुअल कैपिटल लेट से 80 लाख है, तो आपने सीधा 1 लाख के बाद 80 लैक्स डाल दिए, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट का डिफरेंस है कि हो सकता है कि आपको 1 लाख में कुछ इश्यूज ना दिखे हों जो आपको 20-30 लैक्स में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये एक्चुअल में होता है, मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि जैसे ही आप 20-30 लैक्स का कैपिटल क्रॉस करते हो, उसके बाद जो इम्पैक्ट कॉस्ट है, जो स्लिपेज है, वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है। मतलब जब आप 5-10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो आपको लेट्स से कि 2000-4000 इस टाइप का स्लिपेज लगेगा। बट जब आप 20-30 लाख क्रॉस कर जाते हो तो इम्पैक्ट कॉस्ट परसेंटेज वाइज भी काफ़ी बढ़ जाता है, कई बार 10-10 हज़ार से ऊपर के इम्पैक्ट कॉस्ट लगते हैं। तो फिर मेन कैपिटल डिप्लॉयमेंट में भी ये ध्यान देना कि लाइव टेस्टिंग जैसे आप की हो, उसमें धीरे धीरे ऐड करके ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना है, तब जाके हो सकता है कि अगर कोई इशू हो तो वो आपको बीच में ही दिख जाए। उसमें भी आपको फिर क्या करना है कि आप परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहो। लेट्स से कि आप धीरे धीरे करके जो भी आपका मेन कैपिटल है वहाँ तक पहुँच गए, फिर साल भर परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहो ताकि आप दोबारा रिव्यू कर सको कि कुछ चेंज तो नहीं आया या स्ट्रैटेजी फेल तो नहीं हो गई। और स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस शुड स्टे अबाउट द फेलियर लिमिट, यहाँ मैंने एक लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ ऐड नहीं किया मैंने, बट जब आप ये सारे कैलकुलेशन करोगे, इन सारे कैलकुलेशन के बाद, मैक्सिमम ड्रॉडाउन के कैलकुलेशन के बाद, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हिस्टोरिकली लेट्स से कि ड्रॉडाउन 10% का गया है, तो आप ये मान सकते हो कि अगर 15% से ऊपर का अगर फ्यूचर में चला जाए तो फिर आपको इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड करना रोक देना है। तो आपको फिर जब आपका मेन कैपिटल आप डिप्लॉय कर दो तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि आप अपना परफॉर्मेंस लगातार ट्रैक करते रहो, देखते रहो आप कितने ड्रॉडाउन में जा रहे हो। जैसी आपकी स्ट्रैटेजी फेलियर लिमिट टच हो जाए तब आपको उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना रोक देना है, ठीक है। तो ये स्टेप 9 हो गया। नाउ लास्ट स्टेप इज़ ऑटोमेशन। तो अब तक हमने जो भी समझा है स्टेप 1 से स्टेप 9 तक, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, बैक टेस्टिंग, एग्जीक्यूशन, इन सारे पार्ट्स को अगर आपको ऑटोमेटेड वे में करना है तो उसके ये 4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ज़ेरोदा स्ट्रीक का यूज़ करो, बहुत सिंपल टू यूज़ है।
जिनको कोडिंग नहीं आती वो भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें ना आपको डेटा क्लीन करना है ना कलेक्ट करना है, सीधा आपको जो लॉजिक्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करते साथ आपको वो मिनट्स में बैक टेस्ट करके उसका रिटर्न शो कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा खासा रिटर्न है तो आप उसको लाइव एग्जीक्यूशन के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ज़ेरोदा स्ट्रीक्स उनके लिए परफेक्ट है जो लोग बिगिनर हैं सिस्टम ट्रेडिंग में। एक बार अगर आपको फील हो कि नहीं अब आप और लॉजिक्स टेस्ट करना चाहते हो, थोड़ी और फ्रीडम चाहते हो, तो फिर आप एमी ब्रोकर, निंजा ट्रेडर या MT5 यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको और फ्रीडम चाहिए तो फिर आप एक्सेल VBA का यूज़ कर सकते हो। जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम जनरली देखते हैं 99% स्ट्रैटेजीज़ को हम एक्सेल पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो सिस्टम ट्रेडिंग के लिए, एल्गो ट्रेडिंग के लिए पाइथन वगैरह सीखना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ एक्सेल पे भी आप सब कुछ कर सकते हो। मैं पर्सनली पाइथन पे इसलिए गया क्योंकि मेरा डेटा साइंस में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। और वैसे बताऊँ तो आप डेटा साइंस एक्सेल पे भी कर सकते हो काफ़ी हद तक। जैसे ही डेटा, बहुत बड़े डेटा को हैंडल करना होता है तब जाके हमको कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ जाता है। तो ये तरीके हैं ऑटोमेशन के, और मेनली ये 10 स्टेप है, एक बार दोबारा देख लें। पहला है डेटा कलेक्शन, फिर डेटा क्लीन करना, फिर आइडिया जनरेशन, फिर उन आइडियाज़ को रूल्स में कन्वर्ट करना। फिर जब रूल्स बन जाएं तो आप एक बार अपना बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क सोच लो कि कैसा होना चाहिए। उसके बाद उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे पूरा परफॉर्मेंस कैलकुलेशन करो, स्ट्रेस टेस्टिंग करो। जो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार स्क्रीन को, मतलब इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, गूगल करके देखना कि ये सब होते क्या हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, फिर लाइव टेस्टिंग, फिर मेन कैपिटल डिप्लॉयमेंट। तो ये तरीके होते हैं सिस्टम ट्रेडिंग करने के और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करने के। अब यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, बट एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ कि आजकल मैं ये काफ़ी देख रहा हूँ कि लोग कोई सिस्टम बनाते हैं और वहाँ लिख देते हैं कि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ट्रेडिंग करी जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आज के डेट पे बज़वर्ड बन गया है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों के पीछे मत जाना, क्योंकि 90% लोग फालतू सी चीज़ को सिर्फ ऑटोमेट करके बोल देते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से कि मैंने खुद सोचा कि 5 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तो जब मैं खुद ही ये लॉजिक सोच के उसको सिर्फ कोड कर दे रहा हूँ, सिर्फ ऑटोमेट कर दे रहा हूँ, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोलना चाहिए। टेक्निकली हो जाएगा, बट आप समझ सकते हो कि आजकल ये दोनों बज़वर्ड्स इतने चल रहे हैं कि लोग उसके बेसिस पे ही बड़े बड़े कोर्स बेच देते हैं और सिखाते क्या है, बेसिक पाइथन सिखा देते हैं बस। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना जब आप ये सब सीख रहे हो, तो फिर बज़वर्ड्स के पीछे नहीं भागना है। अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो जो आप 10th 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हो वही चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अगर कोई आपको ये बोल दे कि आपको 10th की मैथ्स सिखाने जा रहा है तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, इसलिए वो बोल देते हैं कि मशीन लर्निंग सिखाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोमेशन, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, सिस्टम ट्रेडिंग। मैंने अभी आपको जो स्टेप्स बताए काफ़ी ऊपर ऊपर से बताए हैं। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो पहले तो आप गूगल करके देखना। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप गूगल करना जानते हो। सेकेंडली, अगर आपको कोडिंग सीखना है, एक्सेल सीखना है, वैसे भी अगर आप कोई कोडिंग सीखना चाहते हो तो आपको गूगल अच्छे से करना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर डाउट को आप पर्सनली जाके किसी से पूछो। बट एक बार अगर आपको लगे कि नहीं, आपका जो क्वेरी है वो आपको ऑनलाइन भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिस्टम ट्रेडिंग एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।